तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डॉक्टर अमित आईएएस बिजनेस एकेडमी में। और जो अपनी डाकू सीरीज चल रही थी डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स, उसमें आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो 16 टू 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, पीआईबी की न्यूज कवर करते हैं, उसी के साथ साथ जो भी आपके एचसीएस यूपीएससी के पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं उन्हें कवर करते हैं, एक्टिव रिकॉल से हम याद करते हैं, और स्टैटिक कंटेंट जो भी होता है उस टॉपिक के करंट टॉपिक के रिलेटेड उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे जो हर बार मैं आपके लिए लेके आता हूं एक्टिव रिकॉल शीट्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ओलिव रेडली टर्टल्स, जलवाहक स्कीम, ला नीना। ठीक है, उसी के साथ स्लाइनेक्स, माइनॉरिटी राइट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंट पोल्यूशन जिसमें गंगेज रिवर डॉल्फिन है, जिससे दो पीवाईक्यूज आए हुए हैं यूपीएससी में। ठीक है, ओपेक पढ़ने वाले हैं, आर्टिक टुंड्रा एज कार्बन सोर्स पढ़ने वाले हैं, बैगा ट्राइब जिसमें जो कि है जोधैया बाई जो है उन्हें अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपने टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए पीवाईक्यू रिलेटेड है आपका ओलिव रेडली टर्टल से जो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ ये देखिए ये स्लाइनेक्स है जो दो यूपीएससी 2024 में पीवाईक्यू पूछा गया था, उसे हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज मित्र शक्ति के रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, उस पे ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चंस अपने बनते हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली न्यूज है अपनी ओलिव रेडली टर्टल्स के बारे में। तो ओलिव रेडली टर्टल्स जो हैं वो मेनली कहां पाए जाते हैं, जो कि आपकी ईस्टर्न कोस्ट है उसके पास, और जो भीतरकनिका मैनग्रोव है जो कि आपका उड़ीसा में है, उधर सबसे ज्यादा जो है उनकी वैरायटी और स्पीसीज पाई जाती हैं। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इनका एंडेंजर स्टेटस क्या है, इनका जो आयुसीएन स्टेटस है वो है वल्नरेबल। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है साइट्स और डब्ल्यूपीए के कौन से अपेंडिक्स में आती है ये देखने वाले हैं। और जो कि है अरेबिडा, एक टर्म देखेंगे जो कि टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको डिनोट किया जाता है मास नेस्टिंग साइट से, जो कि ओलिव रेडली टर्टल्स की होती है। ठीक है, तो देखिए टर्टल्स कम क्लोज टू शोर टू ले एग्स मेकिंग देम वल्नरेबल एक्सीडेंट टू कैप्चर बाय फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स से उनको काफी हार्मफुल हो जाते हैं। देखिए फिशिंग वेसल्स जो कि हैं वल्नरेबल कर देते हैं। आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगाए हैं। और जो अभी देखने वाले हैं अपन वो की है विशाखापट्टनम कोस्ट के पास आसपास मैरीन पोल्यूशन की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है ब्रीडिंग सीजन में, बिकॉज इनका ब्रीडिंग सीजन हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट सी टर्टल हैं जो ओलिव रेडी टर्टल्स हैं वो अपने, ठीक है, दे आर न्यूमरस सी टर्टल स्पीसीज ग्लोबली स्टिल थ्रो कंसीडर्ड वल्नरेबल। आईयूसीएन में वल्नरेबल इन्हें डिक्लेयर किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है इनका, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशियंस इधर पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे आगे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे देखने की, ये मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 2031. It focuses on protecting marine ecosystem and species. It emphasizes mitigating human wildlife conflict. Only olive ready turtles are priority under the marine conservation efforts. तो सबसे आप देखेंगे जेनेरिक स्टेटमेंट कौन से हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको पता होगा कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसमें उसके तहत क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया था। तो प्रोटेक्टिंग मैरीन इकोसिस्टम तो होएगा ही, बिकॉज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसमें मैरीन जो है इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। मिटिगेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट होगा। ओलिव रेडी टर्टल जो है वो प्रायोरिटी माने गए हैं मैरीन कंजर्वेशन एरिया के, मैरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंडर। तो इसका आंसर जो जाएगा वो 1 2 3 तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे, आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट जो कि है जलवाहक स्कीम। तो जलवाहक स्कीम में जो अपन देखने वाले हैं वो की है कौन कौन से नेशनल वाटरवे से पास होकर जाती है, और जलवाहक स्कीम जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है अपने लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस न्यूज को। तो जलवाहक जो है नई स्कीम आई है जिसमें नेशनल वाटरवे 1 2 और नेशनल वाटरवे 16 कवर होगा, और जो कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपकी जलवाहक स्कीम लाई गई है। तो इसके बारे में अपन अभी देख लेते हैं। और 35% तक रिइंबर्समेंट मिलती है, वो कैसे मिलती है वो भी देखते हैं। देखिए The scheme offers over 35% reimbursement of operating expenses to encourage businesses to use waterway transport. Waterway transport यूज करने के लिए रिइंबर्समेंट दी जा रही है। जलवाहक स्कीम जो है वो बूस्ट करती है कार्गो मूवमेंट को, इनलैंड वाटरवेज, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन नेशनल वाटरवेज 1 2 and 16. लॉन्च ऑफ जलवाहक स्कीम, अब देखिए स्कीम वाज लॉन्च टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट, ठीक है, वाया इनलैंड वाटरवेज, जो मैंने आपको बताया ध्यान रखना है इनलैंड,
इनलैंड आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि इनलैंड वाटरवेज के लिए है, इनलैंड वाटरवेज के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। और नेशनल वाटरवेज 1, 2 और 16 है, वो भी अपन को याद रखना है। और नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 16 जो मैंने आपको बताया था। इट ऑफर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एनकरेज कार्गो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू दीज वाटरवेज। दिस स्कीम इज वैलिड फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए ये स्कीम वैलिड है। कितने इयर्स के लिए? 3 इयर्स के लिए ये स्कीम वैलिड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कीम के? सबसे जो है डीकंजेस्ट रोड एंड रेलवेज, जो रोड और रेलवे जो है, जो जहां बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिससे जो है ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, उसके एक अल्टरनेटिव के रूप में इनलैंड वाटरवेज जो अपनी रिवर्स हैं उसके थ्रू, जो कि है एक कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाने का, उसके लिए स्कीम है। तो मोर इकोनॉमिक, इकोलॉजिकली फ्रेंडली एंड एफिशिएंट वाटरवे ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं। और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे भाई? हम इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट से क्यों अपना कार्गो और जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल है वो क्यों शिप करें? वो इस वजह से बिकॉज रीइंबर्समेंट मिल सकती है 35% के आसपास तक की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने लगेंगे उससे 35% के आसपास तक आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, ठीक है। इट इंकरेजेस कार्गो ओनर्स टू हायर गवर्नमेंट ओन्ड ऑपरेटिंग वेसल्स, एनहांस बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए हैं। अब देखिए ऑपरेशनल डिटेल्स। The scheme features fixed schedule sailing services of cargo vessels from Kolkata operating along specific stretches National Way 1 और 2। सर्विसेज कौन कौन सी? कोलकाता पटना वाराणसी, पटना कोलकाता रूट और कोलकाता पांडु गुवाहाटी रूट। ये रूट जो है अभी फिलहाल जो है ऑपरेशनल में डाल दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग आपकी ये न्यूज थी। और मैं एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं, अगर आपको इस पे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आज आप इस प्रॉब्लम को बियर कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आपके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको बिल्कुल सही कर दिया जाएगा। लानीना, लानीना के रिगार्डिंग जो है आपकी लानीना अ कूलर पैसिफिक ओशियन फेज इन्फ्लुएंस ग्लोबल वेदर इंक्लूडिंग रोबस्ट मॉनसून एंड कोल्डर विंटर्स इन इंडिया। अब लानीना और एल नीनो हम हर साल पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि एल नीनो आ गया तो एल नीनो के रिगार्डिंग हम कहते हैं कि कम रेनफॉल हुआ और जो हमारी फसलें हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए, जो फार्मर्स हैं वो भी प्रॉब्लम्स में आ गए। बट जब लानीना होता है तो हम कहते हैं कि जो नॉर्मल था उससे ज्यादा वाटरफॉल और उससे ज्यादा रेनफॉल हमारा हो गया है, ठीक है। और ये दोनों किसका पार्ट है? एनसो का। एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है उनका पार्ट है। उसके बारे में अपन अभी देखने वाले हैं। जो अपनी पेरुवन कोस्ट होती है, पेरू की कोस्ट होती है, जो पेरू की कोस्ट से जब वाटर इवापोरेट करता है और आगे जाता है, तो जिस जो प्रोसेस होता है जो साल में रिपीट होता रहता है हर साल, उसके रिगार्डिंग अपन अभी देखने वाले हैं। अपन ने इसके साथ ये देखिए ये डायग्राम भी अपने पास, जो अपन अभी कवर करने वाले हैं कि पेरू कोस्ट से कैसे ऑस्ट्रेलिया को और एशिया को अफेक्ट करता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए डिस्पाइट प्रेडिक्शंस, ला नीना हैज not emerged in 2024, raising questions about its impact on weather and air quality। weather और air quality के ऊपर questions जो हैं आ चुके हैं। और the absence also highlights the evolving climate pattern influenced by El Nino southern oscillation phase and climate change। what is La Nina? La Nina क्या है? La Nina एक फेज है जो कि El Nino southern oscillation का पार्ट है। La Nina is a phase of El Nino southern oscillation and so characterized by cooler than normal। नॉर्मल जो है उससे कूलर जो है एनवायरनमेंट का, वो एक तो अपन करंट कह सकते हैं, एक तो अपन कहते हैं ओशन करंट, ठीक है। उसके अलावा अपन रेनफॉल भी उसके ऊपर रेनफॉल कैसे इंपैक्ट होता है उसकी वजह से वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर मतलब जो करंट होता है अपना उसी के हिसाब से कि नॉर्मल से ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर होता है पैसिफिक ओशन में बिटवीन इंडोनेशिया एंड साउथ अमेरिका। इट्स काउंटर पार्ट एल नीनो रिप्रेजेंट वार्मर देन नॉर्मल, नॉर्मल से गर्म, ठीक है, टेम्परेचर इन द सेम रीजन। La Nina typically brings normal or above normal rainfall to India, causes droughts in Africa and intensifies Atlantic hurricanes। Conversely, El Nino leads to extreme summers and droughts। देखिए जो मैंने आपको बताया था El Nino extreme summer और droughts, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे फार्मर्स के लिए क्या ज्यादा हार्मफुल है, एल नीनो या ला नीना? सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए एल नीनो हो जाता है, बिकॉज उसमें जो है ड्राउट्स की कंडीशन हो जाती है और वार्मर देन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। एल नीनो लीड्स टू एक्सट्रीम समर्स एंड ड्राउट्स इन इंडिया बट इंक्रीज रेनफॉल इन साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए साउथ यूएसए में रेनफॉल इंक्रीज होता है, बट इंडिया में जो है वो ड्रोट लाइक कंडीशन आ जाती है, ठीक है, सूखा पड़ने की जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। Climate change is expected to increase the frequency and intensity of both La Nina and El Nino events, potentially amplifying the extreme weather patterns। Current status क्या है La Nina का? La Nina expected to emerge by July 2024 has not materialized yet। जो हम कह रहे थे कि जुलाई 2024 तक La Nina का फेज आ जाना चाहिए था, वो फेज अभी तक नहीं आया।
इसका रीजन जो मैं आपको मल्टीपल रीजन बताता रहता हूं कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रीजन है जिससे हमारा पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज हमारी इंक्रीज हो रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो हमारा नॉर्मल, जैसे अपन ने अभी देखा कि अपनी जो ठंड है वो कितनी लेट आई है, जैसे नवंबर के बाद जो है सर्दी होना स्टार्ट हुई, नवंबर के बाद और नवंबर के लास्ट के आसपास आप मान सकते हैं। पर जब पहले आप देख सकते होंगे कि आज से 6-7 साल पहले जब अपन छोटे होते थे तब अपनी ठंड आ जाती थी, अक्टूबर में ही सर्दियों के कपड़े आ जाते थे, ठीक है, सर्दियों में सर्दियां होने लग जाती थी। तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है अपने मॉनसून और जो अपना वेदर सीजन है वो भी इंपैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये देखिए हिस्टोरिकली लानिना टिपिकली फॉर्म्स ड्यूरिंग द मॉनसून और प्री मॉनसून पीरियड ओनली टू अकरेंस बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 1950, ठीक है। ये वाली न्यूज अपने इतने काम की नहीं है, अपने जो मेजरली फैक्ट्स अपन ने कवर करने थे वो अपन ने कर लिए हैं। ये बेसिकली हम इस पे ग्लांस कर सकते हैं, बस एक बार पढ़ सकते हैं, वो आप खुद भी देख लेंगे, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन हीट वेव्स, ये वाला देख लेंगे एक बार। एल नीनो ऑफन डिस्टर्ब्स मॉनसून विद इंडिया रिसीविंग बिलो एवरेज रेनफॉल। एल नीनो में कैसे हैं दोस्तों, बिलो एवरेज रेनफॉल, नॉर्मल जो रेनफॉल होता है एवरेज उससे बिलो कम रेनफॉल देखने को मिलता है एल नीनो में। और ला नीनो प्रोबोस्ट रोबस्ट मॉनसून, जो आपको बताया था कि दो चीज याद रखनी है, एल नीनो में इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एल नीनो में इंडिया के ऊपर इंपैक्ट ऐसा पड़ता है कि नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर होता है और सूखी की कंडीशन पड़ती है। ला नीना में क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा कम टेम्परेचर होता है और मानसून ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है। तो ला नीना प्रोबोस्ट रोबस्ट मॉनसून एज सीन इन 2020-22 which bodes above normal rainfall. If La Nina persists into 2025 it could mitigate heat waves and improving monsoon rainfall, ठीक है। तो ये अपनी न्यूज हो गई है। ये देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा था क्या कि देखो जो अपना साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका जो अपनी पेरुअन कोस्ट है, पेरू अपना इधर होता है साउथ अमेरिका के पास, तो इधर से जब जो है कोल्ड करंट जाते हैं उसके बाद जो ट्रेड विंड्स इंक्रीज होती हैं, तो जो नॉर्थ अमेरिका है ना अपना, नॉर्थ अमेरिका, यहां ड्राई वार्म वेदर बन जाता है और ऊपर की तरफ अपना कूल वेट वेदर बन जाता है। तो ये पूरी साइकिल होती है। अगर आपको पूरी साइकिल, जैसे अपन अगर पूरी साइकिल समझने लगे तो जो एल नीनो की पूरी साइकिल है ना उसको समझने के लिए आपको कम से कम हाफ एन आवर चाहिए, जिससे आपको विजुअलाइज करवा के दिखाया जाए। तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके बारे में कॉन्सेप्ट की वीडियो देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। अपना मकसद है करंट अफेयर्स करना, बट अगर अपन इसमें पूरा का पूरा जो है एल नीनो एनसो, जो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है जिसमें एल ला नीना और एल नीनो दोनों आते हैं, तो उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा अपन को। तो अपन ने करंट ओरिएंटेड जो न्यूज थी वो देख ली कि जुलाई के आसपास आने वाला था, पर अभी तक नहीं आया। उसका रीजन ये है कि जो कि अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही है और एल नीनो और ला नीना क्या क्या काम करते हैं, बस, ठीक है। ये देखिए ये अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए किस किस के बीच में है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, मैरीटाइम कोऑपरेशन हो जाएगा इससे। और जो कि स्लाइनेक्स कहां पर होगी, याद रखना विशाखापट्टनम में होगी, विशाखापट्टनम में होगी। इसी के रिलेटेड जो कि है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 कहां पे हुई थी, ये आपको बताना था, तो इसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन था। तो इस वजह से आपको याद रखना है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स SLI से आप याद रखते हैं श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका आप इससे याद रख सकते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में हो रही है बेसिकली एक्सरसाइज। तो मेनली जो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है वो यही फंसा सकता है कि आपकी एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में हो रही है। तो स्लाइनिक विल टेक प्लेस फ्रॉम 17 to 20 दिसंबर विशाखापट्टनम अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड। द एक्सरसाइज विल हैव 2 फेजेस, हार्बर फेज होगा एक और सी फेज होगा, जो कि अपना 17 to 18 दिसंबर को हो चुका है, और सी फेज होगा जो 19 to 20 दिसंबर, ठीक है। इनिशिएटेड इन 2005 में स्टार्ट हुई थी। स्लाइनिंग स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है इंक्रीज कर दिया था। श्रीलंका में श्रीलंका से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सी जो है आपकी नेवल, और श्रीलंका से कौन सी नेवल आपकी वेसल पार्टिसिपेट कर रही है वो आपको देखना। INS सुमित्रा, INS सुमित्रा इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही है, और SLNS शौर्या, देखिए श्रीलंका से शौर्या है और इंडिया से सुमित्रा, ठीक है, इंडिया से सुमित्रा और शौर्या कहां से, श्रीलंका से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। द सी फेज विल इन्वॉल्व जॉइंट ड्रिल्स सच एज स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, गन फायरिंग, सीमैनशिप एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, ये सब इसमें कवर किया जाएगा। अब देखेंगे आगे, ये देखिए ये है आपका यूपीएससी 2024 का पीवाईक्यू। मैं चाहूंगा कि आप यूपीएससी 2024 का पीवाईक्यू एक बार देखें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ये लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट में आपके स्टेटमेंट्स रीड कर देता हूं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में कौन सी सही है? दिस वॉज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। क्या इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में थी? इट कमेंस इन ऑन पुणे, ये पुणे में हुई थी। ठीक है। जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, क्या ये गोल था या नहीं था? इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज का पार्ट थी या नहीं थी? ठीक है। तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा आपका फैक्ट गलत होगा? बिकॉज ये जो अपना है यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करेंगे। एक बार के लिए मैं साइड में हट जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके भी इसे सोल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, कौन सा एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में सही है? अब देखो यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन क्या आया कि मित्र शक्ति के बारे में बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, अपनी डाकू सीरीज में ही ये क्वेश्चन करवाया था। वो भी इसलिए करवाया था बिकॉज एक्सरसाइजेज आ रही है ना, तो एक्सरसाइजेज को इग्नोर मत करो कि क्या एक्सरसाइज है। अब पिछले 3 साल से यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था एक्सरसाइजेज पे, 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। और क्वेश्चन भी ऐसा पूछा कि जिस बच्चे को ये पता था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, बांग्लादेश के बीच में नहीं होती, उसने डायरेक्ट देखो क्या किया था। देखो आपके सारे ऑप्शंस में 111 है, उसने सबसे पहले 111 को कैंसिल किया था। ये फर्स्ट ऑप्शन गया, ये वाला जिसमें फर्स्ट है ये गया। आंसर क्या आया? 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। 2, 3, 4 सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी की सारी करेक्ट है, बिकॉज उसे पता था कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है। तो अब देखो, तो फर्स्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये कमेंट्स कहां स्टार्ट कहां हुई थी? पुणे में, बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। जो काउंटर टेररिज्म है ऑपरेशन है वो इसका गोल था, और जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसका पार्ट थी। तो जब ये एक्सरसाइज हुई थी कि इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये पुणे में हुई थी। ठीक है। ये फैक्ट है जो हार्ड टू रिमेंबर है कि भाई जैसे अपन ने अभी देखा कि जो इंडिया श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हुई वो विशाखापट्टनम में हुई। ठीक है। अब अपन को याद रहेगा विशाखापट्टनम, पर अगर अपन भूल जाते हैं तो अपन को ये तो याद रखना है कि स्लाइनेक्स SLI श्रीलंका से है। स्लाइनेक्स कहां हुई? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बस। ठीक है। अब चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। चलिए, नेक्स्ट है जो अपना वो है माइनॉरिटीज के रिलेटेड। माइनॉरिटीज, सबसे पहले तो आप बताइए कि माइनॉरिटी डिफाइंड है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? इज द टर्म, क्या टर्म माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है या नहीं है? क्या लगता है आपको, माइनॉरिटी डिफाइंड होगी या नहीं होगी? जब भी अपन पढ़ते हैं ना आर्टिकल 29 और 30, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि यार माइनॉरिटी जो है वो है कौन, क्या वो डिफाइंड है? क्या हमसे पूछ ले अगर कि माइनॉरिटी टर्म इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम स्टेटमेंट को गलत मानेंगे या नहीं? आप खुद बताइए। क्या है? माइनॉरिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है। प्रॉपर टर्म, जैसे अपन बोल देते हैं मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जो कि अपना जजेस के इंपीचमेंट के लिए यूज होता है, जो अपना जजेस के इंपीचमेंट के लिए यूज होता है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इज द टर्म मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो। ठीक है। तो जो अपनी माइनॉरिटी टर्म है वो भी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से जब भी आपके सामने कोई टर्म आए, जैसे अनटचेबल आ गया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो डिफाइंड है या नहीं है। बिकॉज सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, एचएस में भी बनता है, यूपीएससी में बनता है कि ये टर्म डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है। तो माइनॉरिटीज राइट सेफगार्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली ऑन December 18 माइनॉरिटी डे राइट्स डे हैड हाईलाइट सिग्निफिकेंस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाइक आर्टिकल 29 एंड 30। अब अपन याद करेंगे 29 और 30 कौन सा होता है? 29 कौन सा होता था? कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, आर्ट को प्रिवेंट करना, जो अपना जो आर्ट बना रहे हैं माइनॉरिटीज कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट करना। और जो 30 था वो किसके लिए था? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है। 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए था, और 29 आपका कल्चर और आर्ट ये सब प्रिजर्व करने के लिए था। वो अपन अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली ऑन December 18 में माइनॉरिटी राइट्स डे होता है। माइनॉरिटी राइट्स डे आपको ध्यान रखना है, माइनॉरिटी राइट्स डे। ठीक है। 18 दिसंबर को, बस आइडिया हो। सिग्निफिकेंस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाइक 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है। Judicial interpretation including recent cases emphasize minority rights as a integral to constitution's basic structure, ensuring dignity and inclusivity. ठीक है। Minority rights are critical for democracy,
emphasizing equality and preservation of diversity. UN adopted the Declaration of Rights of Minorities on December 18, 1992. ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहां दिए गए हैं माइनॉरिटी राइट्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हुई थी, उसके अंदर पंडित जीबी पंत जो है उन्होंने हाईलाइट किया था माइनॉरिटी का इंपॉर्टेंस एंड पीस एंड प्रोग्रेस। आर्टिकल 25 to 30 वर इंकॉर्पोरेटेड टू सेफगार्ड माइनॉरिटी राइट्स एम्फसाइजिंग द मल्टीकल्चरलिज्म एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये जब प्रपोज किया गया था, क्या आपने 25 से आर्टिकल 30 तक के सारे माइनॉरिटी राइट्स हैं? नहीं, 29 और 30 में बेसिकली अपने सबसे ज्यादा कवर होते हैं, 29 आर्टिकल 29 और 30 में, बट ये उस टाइम पे प्रपोज किया गया था। प्रोविजंस क्या है ये देखेंगे आर्टिकल 29 फर्स्ट के, ग्रांट्स माइनॉरिटी टू राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, उनका कल्चर, लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में जैसे हमने आपको बताया था, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो था आपका आर्टिकल 30 था, मेनली आर्टिकल 30 इसके लिए था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये और ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 350A एंड 350B मैंडेट प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग के अंदर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में? 350A और 350B में, ध्यान रखना है 350A एंड B। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है माइनॉरिटी राइट्स की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस 2024 आर्टिकल 30 वाज अपहेल्ड एज अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। अपहेल्ड मतलब मान लिया गया कि आर्टिकल 30 जो है वो इक्वालिटी का एक फेसेट है। ठीक है, जो इक्वालिटी है उसके, जैसे इक्वालिटी उसके कई फेसेट्स कैसे समझ सकते हैं आप? जैसे एक फेसेट, 2, 3, 4। ठीक है, तो उसमें से एक फेसेट है वो है इक्वालिटी का आर्टिकल 30। सेंट जेवियर कॉलेज केस 1974 अफर्म्ड इक्वालिटी बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी थ्रू आर्टिकल 30। ठीक है, केशवानंद भारती केस जो लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, जो लैंडमार्क जजमेंट हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या आया था? डिक्लेयर माइनॉरिटी राइट्स एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। जो माइनॉरिटीज के लिए राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स में आते हैं अपने, जो है माइनॉरिटी राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन के अभिन्न अंग हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, इन्हें आप वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है, बताएंगे आप सभी। आई होप आप सभी सही आंसर देंगे, जो कि अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है? बताएंगे आप सभी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, DOBSB से बोलते हैं, क्या संविधान में मेंशन्ड है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे, डिफाइनिंग अ माइनॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट व्यू, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसके बारे में वो देखेंगे। माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड एट द स्टेट लेवल, हिंदूज क्वालिफाई एज माइनॉरिटीज इन स्टेट लाइक पंजाब एंड कश्मीर। क्राइटेरिया फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, TM Pai Foundation 2002 and AMU 2024 institution must ideate by minorities and predominantly serve as community। तो ये जो है अपने फैक्ट इतने ज्यादा याद रखने के नहीं है, बस एज आपको बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी बातें माइनॉरिटी राइट्स के बारे में चलती रहती हैं। ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं अपना, बिकॉज अगर आप लिखने जा रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, आप आर्टिकल 20-30 के आगे अपन सोच नहीं पाते। अपन ने कितने केस देखे, सेंट जेवियर्स का केस देखा। ठीक है, उसके अलावा जो अपनी केशवानंद भारती की लैंडमार्क जजमेंट थी, उसमें कहा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आपकी माइनॉरिटीज। उसके अलावा अपन ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 का केस देखा, उसमें अपहेल्ड कर दिया गया क्या? इक्वालिटी एज अ फेसेट माइनॉरिटी का। देखिए 30 अपहेल्ड फेसेट्स ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 30 इक्वालिटी का एक फेसेट है, एक फेस है टाइप का। ठीक है, तो ये डिक्लेयर कर दिया गया। तो राइट अंडर आर्टिकल 14 to 18 1925 आर इनसफिशिएंट विदाउट एडिशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 29 और 30 जो कि मेन है। तो कंक्लूजन क्या है? माइनॉरिटी राइट्स आर इंटीग्रल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, फोस्टरिंग इक्वालिटी एंड इंश्योरिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ये देखिए, ये आपका यूपीएससी मेंस का 2018 का क्वेश्चन था। वेदर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट NCSC can enforce the implementation of constitutional reservation for the scheduled caste in the religious minority institutions, explain 150 words। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है
जो वो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जब भी हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, जब भी हम ज्योग्राफी थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, तब हम क्या जानते हैं कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है वो किसका पार्ट है, वो स्टॉकहोम कन्वेंशन का पार्ट है, वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन का पार्ट। और जो आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है वो क्या ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए हार्मफुल है? जी हाँ, दोनों के लिए आपके हार्मफुल है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, स्टॉकहोम कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि और क्या है। तो साउंड साइंटिस्ट को मिला है ओरकास बबलर्स, हाई लेवल ऑफ persistent organic pollutants, toxic chemical used in industrial and agricultural processes. About POP, persistent organic pollutants के बारे में, they are organic chemical substances, कार्बन बेस्ड जो होते हैं, widely used throughout the supply chain in all kinds of products including pesticide industry processes. These persistent organic pollutants do not break down easily and remain in the environment for decades, traveling over great distances through water and wind, eventually remain in the food chain through bioaccumulation. अब आप बता सकते हैं bioaccumulation और biomagnification में क्या फर्क होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। आप ये बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन में क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं? देखो, मैं आपको बेसिकली बिल्कुल इजी वे में बता देता हूं। बायो एक्यूमुलेशन जो होता है ना, वो आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे फिश मान लीजिए आप, तो फिश में पोल्यूटेंट्स की कितनी मात्रा है केवल फिश में, उसको क्या कहेंगे? बायो एक्यूमुलेशन। फिश के अंदर बायो एक्यूमुलेशन कितना है। बट बायोमैग्निफिकेशन वो होता है जो कि प्रोसेस होता है पूरा फूड चेन के आसपास, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल। कैसे? मतलब देखो, अगर फिश ने कुछ चीज कंज्यूम की जो पोल्यूटिंग है, ठीक है, और फिश से किसी और जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है उसके पास चली गई, ठीक है, वही पोल्यूशन जो कि उसकी एक्सक्रीटा से या फिर किसी और चीज से जो कि स्प्रेड हो गई, उसके बाद दूसरे फिश में जाती है, फिर और किसी फिश में जाती है, फिर बड़े मैमल जैसे आप शार्क कह सकते हैं उनमें भी जा सकती है। तो ये क्या कहेंगे आप, फूड चेन के चलते जैसे फिश को किसी बड़ी शार्क ने खा लिया, तो शार्क ने खा लिया, तो अब शार्क खाएगी तो उसके अंदर भी पोल्यूटेंट्स का लेवल हो जाएगा। तो जब ऐसे चलते जो कि हम फूड चेन में चलते जाते हैं ऊपर की तरफ, तब जो एक्यूमुलेशन होता जाता है और दूसरे एनिमल्स के अंदर और दूसरे जो है मैरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कह देते हैं, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन के लिए फैट सोल्यूबल होना जरूरी है नहीं है? पोल्यूटेंट को फैट सोल्यूबल, क्या पोल्यूटेंट को फैट सोल्यूबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पोल्यूटेंट को फैट सोल्यूबल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है फैट सोल्यूबल होना। क्यों जरूरी है? बिकॉज अब जब ये फैट सोल्यूबल होगा तभी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा पाएगा। अगर ये वाटर सोल्यूबल हुआ, वाटर सोल्यूबल, तब प्रॉब्लम क्या आएगी? एक्सक्रीटा से निकल जाएगा और बायो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हम कह देते हैं फैट सोल्यूबल होना जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे और आगे की चीज। These persistent organic pollutants do not break down easily and remain in the environment for decades, travel over great distances through water, wind, eventually remain in the food chains through the bioaccumulation. ठीक है? They are toxic to both human and wildlife. अब देखो, remain in food chain through bioaccumulation, पर मैंने आपको बताया bioaccumulation पूरे के पूरे food chain में नहीं जाएगा, वो है biomagnification, ठीक है। जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि पूरे फूड चेन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आप सभी को पता ही होगा, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, मोस्टली लोगों को पता होगा ये। तो ग्लोबल ट्रीटी क्या है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर? वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशंस कॉल्स फॉर रिडक्शन और एलिमिनेशन रिलीज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ग्लोबली, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है, आपको याद रखना है। इट वाज एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2024। To date, 185 countries have ratified Stockholm Convention and 34 persistent organic pollutants are listed as 75 pesticides, 15 industrial chemicals, 7 unintentional byproducts. तो यूपीएससी मेंस का पीवाईक्यू पूछा गया था, क्या था? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन? स्टॉकहोम कन्वेंशन के की फीचर्स बताइए जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे होता है। तो देखिए, डायरेक्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन लिख रखा है, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है। बेनिफिट्स ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन था ये। अब चलेंगे आगे, ये देखिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर। दीज आर टॉक्सिक केमिकल्स व्हिच कैन इंपैक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ persistent organic pollutants. They are released in the environment through the pesticides and industrial processes.
हाँ, अब आपको क्लियर दिखेगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी मैं समझ सकता हूँ, बट अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखिए, these are released in the environment through the pesticides and industrial processes. Cartagena protocol aims to reducing elimination of persistent organic pollution in a phased manner. देखिए क्या प्रोटोकॉल सही दे रखी है, क्या आपका इसी के रिगार्ड इसी से हुआ था आपका, क्या बता सकते हैं आप इसमें? तो देखिए, जो आपकी जो प्रोटोकॉल है ना वो थर्ड ये वाली कार्टेजिना प्रोटोकॉल नहीं थी, वो आपकी कार्टाजीना प्रोटोकॉल नहीं थी, आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन था। क्या था? स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो था आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट को हटा देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, क्या ये सही है? These are toxic chemicals which can impact the environment of a phase located far away from the point of degradation of POPs। कि हाँ बिल्कुल, क्यों? बिकॉज ये एनवायरमेंट में ही रहते हैं और डिग्रेडेट नहीं होते जल्दी से, तो ये फैलते रहते हैं दूसरे दूसरे वेक्टर्स के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सही है। These are released in the environment through the pesticides and industrial processes। ये एनवायरमेंट में पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलीज होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलेंगे आगे। ये देखिए, अब अपनी नेक्स्ट न्यूज देखेंगे अपन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, जो कि आपकी गंगेज रिवर डॉल्फिन के रिगार्डिंग है। गंगेज रिवर डॉल्फिन, अब आप बता सकते हैं गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, जो कि 2009 में डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा जो है ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है, और आयुसीएन के कौन से स्टेटस, आयुसीएन का क्या स्टेटस है इसका? एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है गंगेज रिवर डॉल्फिन का। उसी के साथ साथ क्या आप बता सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में आती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है, और साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में आती है? साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनकी पोचिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, और काफी चीजें हो रही हैं जिसके रिगार्डिंग ये आपकी काफी न्यूज में है। इस पे अपन आप ध्यान से सुनिएगा इस न्यूज को, बिकॉज इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, दो क्वेश्चन। देखिए यूपीएससी पीवाईक्यू का ये वाला क्वेश्चन, अदर देन पोचिंग वाला, पॉसिबल रीजंस और विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो ये जो न्यूज है अपनी, इसके आप ध्यान से सुनेंगे। अपन इस न्यूज को अपन अब कवर कर लेते हैं। चलिए, देखिए, तो गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में कुछ बताया गया है। गंगेज रिवर डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में, एंड इज एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज प्राइमरीली फाउंड इन गंगेज, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। ठीक है, गंगेज, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर सिस्टम में। लोकली इसको क्या कहा जाता है? सुसु। इसको लोकली क्या कहा जाता है? सुसु। इसका नेम याद रखना है। ठीक है, हो सकता है इसके निक नेम से क्वेश्चन में पुट अप कर दिया जाए। ठीक है, इट सर्व एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ रिवर, बिकॉज ये फ्रेश वाटर में मिलती है, तो ये हेल्थ ऑफ रिवर को भी बता सकती है। ठीक है, इट सर्व एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम ड्यू टू इट्स एपेक्स प्रेडेटर रोल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नियरली ब्लाइंड, इट यूजेस एकोलोकेशन। क्या यूज करती है? एकोलोकेशन टू नेविगेट एंड हंट। क्या यूज करती है? एकोलोकेशन, बिकॉज ये ब्लाइंड होती है। ठीक है, तरंगे छोड़ने वाला जो अपन कहते हैं कि कितनी दूरी पर है, जो अपन वेव्स छोड़ते हैं उससे, तो वो वाला जो है टेक्निक वो यूज करते हैं एकोलोकेशन की। हैबिटेट्स क्या है? प्रेफर स्लो मूविंग वाटर्स विद एडिक्वेट डेप्थ एंड प्रे अवेलेबिलिटी। प्रे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। डाइट क्या है? कार्निवोरस, फीडिंग प्राइमरली फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो गंगेज रिवर डॉल्फिन डिक्लेयर्ड इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में। आपको ध्यान रखना है फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर आपको ध्यान रखना है, फ्रेश वाटर है ये। अगर आपसे कहते हैं इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर, तो आप स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है? कीस्टोन स्पीसीज कैसे? देखिए, keystone species plays a crucial role in maintaining riverine ecosystem balance. Indicator reflects the overall health of the freshwater ecosystem. IUCN status endangered है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवा दिया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ठीक है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है, हमें पता है। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम जो इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, और जो कि आपके अर्बन रन ऑफ, इन सब से जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं वो इनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। डैम्स और बैराज जो है फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स में बने हुए हैं, इनकी जो एंडेमिक जो नॉर्मल बेसिक यूज होते हैं उस हैबिटेट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिससे काफी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन कनेक्टिविटी। ठीक है, बे हैच एंड हंटिंग एक्सीडेंटल एंटेंगलमेंट
इन फिशिंग एरियाज, जो कि गलती से नेट में फंस जाते हैं, कुछ और फिशेस का शिकार कर रहे होते हैं जो मछुआरे होते हैं, बट ये नेट में फंस जाते हैं, जिससे जो इनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। टारगेटेड फॉर ऑयल एंड मीट इन सम एरियाज, ठीक है, ऑयल और मीट लेने के लिए कई एरियाज में यूज किया जाता है, वो जो कि आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है कि सही है या गलत है, उसको आप जज कर सकते हैं। वाटर एब्स्ट्रैक्शन, एक्सेसिव विड्रॉल ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इंपैक्ट्स रिवर फ्लो, ठीक है। रिवर बेड अल्टरेशन, सैंड माइनिंग एंड डिग्रेडिंग डिसरप्ट्स हैबिटेट। कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट के क्या क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि 2020 में आपका स्टार्ट किया गया था, अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ बोथ रिवर एंड मैरीन डॉल्फिन्स। रिवर और मैरीन डॉल्फिन दोनों की कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज जो है आपके विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि है बिहार में, फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार, ठीक है, बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि है विक्रमशिला। विक्रमशिला अपन वैसे भी पढ़ते हैं, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, कहां पर है लोकेटेड है? बिहार में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव टू एजुकेट लोकल कम्युनिटीज अबाउट सस्टेनेबल फिशिंग एंड कंजर्वेशन। सैटेलाइट टैगिंग प्रोजेक्ट्स फॉर स्टडिंग माइग्रेशन एंड हैबिटेट नीड्स। इसी के साथ साथ अपन आगे देखेंगे अपना यूपीएससी का पीवाईक्यू, जो कि है ये आपके सामने, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ये लीजिए, अब करेंगे आप इस क्वेश्चन को। अदर देन पोचिंग, पोचिंग के अलावा, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गंगेज रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने का क्या रीजन हो सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड बैराजेस ऑन रिवर्स, क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है, अभी तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है, जो रिवर्स और डैम्स और बैराजेस बन रहे हैं उससे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल, इस पे अभी सोचना पड़ेगा कि क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या डॉल्फिन्स घट जाएंगी? ऐसा कुछ हमने पढ़ा है या फिर ऐसा कुछ सुना है? चलो आगे देखते हैं। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स, अभी देखा है, फिशिंग नेट्स में जो मछुआरे होते हैं वो फिशिंग नेट्स किसी और मछली को पकड़ने के लिए डालते हैं, बट उसमें गंगेज रिवर डॉल्फिन फंस जाती है, जो उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स इनटू क्रॉप फील्ड्स इन विसिनिटी ऑफ रिवर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिकॉज जो भी आप देखते हैं यूट्रोफिकेशन, आप देखते हैं यूट्रोफिकेशन इतना ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जो अपन पेस्टिसाइड डालते हैं, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस, ठीक है, ये अपने कितने ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है, इवन सल्फर के कंपाउंड्स, ठीक है, ये जब मैरीन पोल्यूशन, इट इज अ मेजर रीजन फॉर द मैरीन पोल्यूशन इन द लाइक सीज और ओशियंस, बिकॉज मैरीन पोल्यूशन इन्हीं चीजों से बढ़ता है, ठीक है। जब भी कोई अनवांटेड यूट्रोफिकेशन हो जाती है, अलग अलग कंपाउंड्स आ जाते हैं, वो जो मैरीन लाइफ है, फिशेज हैं, ठीक है, और जो आपके अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बिल्कुल सही है। दिक्कत पता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी आप यूज कर लो, वो हार्म नहीं भी करेंगे मैरीन को, पर कब नहीं करेंगे? जब वो रिवर के आसपास ना हो। इसमें क्या रखा है? क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ रिवर, रिवर के आसपास। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी सही हो जाएगी 1, 3 एंड 4। तो अभी तक अपनी 1, 3 एंड 4 सही हो चुकी है, 1, 3 एंड 4 सही हो चुकी है, ठीक है। तो देखो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर सी और डी में हमारे पास ऑप्शन है कि सी और डी में से हमें सही बताना है, सी और डी में से। अब देखो, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स, ये वाला बिल्कुल भी रीजन नहीं है कि गंगेज रिवर डॉल्फिन की जो है वो मात्रा घट रही है, बिकॉज अगर क्रोकोडाइल्स होंगे तो वो डायरेक्ट हार्म नहीं करते हैं गंगेज रिवर डॉल्फिन को। जो अपन ने मेजर जो 3 कारण देखे हैं ना, ये मेजर 3 कारण है जो आपको भी पता होगा और आपने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, 1, 3 एंड 4, जिसकी वजह से आपकी गंगेज रिवर डॉल्फिन है जो प्रॉब्लम में है मेनली, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है सोल्व। अब अपन चलेंगे दोस्तों आगे, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है आप सभी बिल्कुल एंगेजिंग होंगे इस पूरे लेक्चर में। मैं इसी तरह से कोशिश करता हूं कि भाई एंगेजिंग हो जाए लेक्चर, ताकि प्रॉब्लम ना आए और आपको देखने में ये हो कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ, ठीक है। उससे अपना और ज्यादा एंगेजिंग बन जाता है जब हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये अपन सबसे स्टार्टिंग में ही देखा था। क्या देखा था? ओलिवरी रेडली टर्टल्स, ठीक है, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स है। ओलिवरी रेडली टर्टल्स के बारे में अपन ने क्या देखा था? पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ओलिवरी रेडली टर्टल्स, इसकी मास नेस्टिंग साइट होती है, ठीक है, मास नेस्टिंग, मास नेस्टिंग, उसको क्या बोला जाता है? एरिडास, ठीक है।
ये अपन ने देखा था। इसका आयुषेन स्टेटस क्या था? ओलिव रेडी टर्टल्स का आयुषेन स्टेटस था इसका वल्नरेबल, ठीक है, वीयू वल्नरेबल। भीतर और भीतरकनिका मैंग्रोव मेजर साइट थी, ठीक है, भीतरकनिका। और भीतरकनिका कहां है? उड़ीसा में, ठीक है। वापस से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, इसके ऑप्शन सही केवल और केवल गंग। अब साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये तो है ही नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 2009 में किसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल? भाई पूरा आर्टिकल जब गंगेज रिवर डॉल्फिन पे देखा है तो मुझे लगता है आपको ये तो देखते ही बता देना चाहिए था। और इवन इसका आंसर भी दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका आंसर भी सी दिया हुआ है, तो आपने अगर देख लिया हो तो भी आप बता ही सकते हैं कि गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है, तो ये जो है इसे डिक्लेयर किया गया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इसके बारे में क्या देखा था? गंगेटिक रिवर डॉल्फिन का आयुषेन स्टेटस एंडेंजर्ड, ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। और इसकी पोचिंग कैसे होती थी वो भी अपन ने देख लिया था, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो फेस करते थे। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट है अपना ओपेक, ओपेक कंट्रीज के बारे में आर्टिकल। With Donald Trump potentially returning to White House, OPEC plus delegates express concerns over higher US oil production. यूएस ने अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उसके बारे में जो कंसर्न्स है उसके बारे में आर्टिकल था। OPEC plus वैरी ऑफ रिन्यूड यूएस ऑयल आउटपुट राइज अंडर ट्रम्प। अब अगर यूएस का जो है ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपको क्या लगता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? क्या लगता है आपको? जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना वो नीचे जाएंगे। क्यों नीचे जाएंगे? बिकॉज जब यूएस से अपना जो फुलफिल करेगा, सेल्फ सफिशिएंट तो है यूएस है, वो तो प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज वो अपने रिजर्व्स बचा के रखना चाहता है आगे के लिए, कि भाई अभी जो है मिडिल ईस्ट कंट्री से लेते रहो, हम जब यूज करेंगे तब हमको नीड होगी। तो अब जब यूएस अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो आपको क्या लगता है ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे? कम ही होंगे, ठीक है, बिकॉज इतनी डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी। यूएस मेजर जो है जो क्रूड ऑयल का लेने वाला इंपोर्टर था वो भी था, चाइना है, इंडिया है, ये सब इंपोर्टर्स हैं। अबाउट ओपेक, ओपेक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। ओपेक क्या है? ओपेक कोलिशन है ओपेक मेंबर्स का और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का, जो कि एक साथ काम करते हैं ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल के प्राइसेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये अभी एक सेकंड रुकिए, ये देखो, ओपेक है कोलिशन ओपेक मेंबर्स का और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, ठीक है। मैनेज ऑयल प्रोडक्शन और स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है। द अलायंस वाज फॉर्मड इन 2016 विद रिस्पांस इन इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स, पर्टिकुलरली शेल ऑयल, व्हिच लीड टू फॉलिंग ऑयल प्राइसेस। ओपेक मेंबर्स, ओपेक के मेंबर्स कौन कौन है ये ध्यान रखना, सिर्फ के इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम हर चीज याद नहीं कर सकते हैं, बट हम एक बार ग्लांस कर सकते हैं। अब इसमें देखना, सबसे पहले तो आप इंडिया ढूंढोगे, इंडिया, सबसे पहले आप इंडिया ढूंढोगे। क्या इंडिया ओपेक का मेंबर है? इंडिया ओपेक का बिल्कुल मेंबर नहीं है। इंडिया ओपेक का कैसे मेंबर हो सकता है? इंडिया इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। इंडिया का क्या मैटर करता है ओपिनियन कि ऑयल के प्राइसेस क्या होने चाहिए? नहीं, इंडिया सिर्फ और सिर्फ उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जो नुकसान होते हैं वो ही झेलता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लेता है। अगर सस्ता, जैसे रशिया से क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा था इंडिया का, जो रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, तो इंडिया ने पूरा यूज किया। जयशंकर जी ने पूरा का पूरा जो है हर जगह नैरेटिव जो बन रहा था इंडिया के खिलाफ, उसको तोड़ा हर जगह जा जाके। भाई हमारे देश के लिए तो हम सस्ता तेल खरीदेंगे ना। अब उसके पीछे रीजन क्या था क्या नहीं था उसमें अपन को जाने की जरूरत नहीं, अपन को बस इतना जानना है कि ओपेक कंट्रीज क्या हैं, ठीक है, और कैसे काम करती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर? अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, वेनेजुएला, ठीक है। नॉन ओपेक मेंबर्स कौन कौन से हैं? 10 नॉन ओपेक मेंबर्स हैं। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, ये हैं नॉन ओपेक मेंबर्स। इंडिया ना तो ओपेक मेंबर है ना नॉन ओपेक मेंबर है, ठीक है। तो ओपेक प्लस है ना, जो ओपेक प्लस, ओपेक प्लस, ओपेक प्लस में कंट्रीज शामिल हैं, ओपेक प्लस में कंट्री शामिल है, इंडिया ओपेक प्लस का भी पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए, ये देखो फैक्टर क्या क्या इंफ्लुएंस करते हैं। राइजिंग यूएस ऑयल प्रोडक्शन, ये फैक्टर इंफ्लुएंस करता है। क्यों? शेल बूम इन यूएस हैज इंक्रीज्ड द मार्केट शेयर इंपैक्टिंग ओपेक प्लस इन्फ्लुएंस। ओपेक प्लस का जो इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता था वो अब इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, बिकॉज़ यूएस अपना खुद का ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। ग्लोबल प्राइस स्टेबिलिटी, ओपेक प्लस इंप्लीमेंट्स प्रोडक्शन कट्स टू प्रिवेंट ऑयल प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग टू लो। ज्यादा, अब ज्यादा सस्ते हो जाएंगे तो भाई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को मजा कैसे आएगा? उनका तो सारा का सारा पैसा, जो मेजर इकोनॉमी का पैसा है, वो ऑयल को बेच के आता है। वीक ग्लोबल डिमांड हो जाएगी। क्यों? एक्सटेंडेड कट्स ड्यू टू लो डिमांड स्पेशली मेजर इकोनॉमीज। इंपैक्ट इंप्लीकेशन ओपेक प्लस पॉलिसीज के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा? रिड्यूस मार्केट शेयर, ओपेक प्लस का ग्लोबल शेयर से जो है ड्रॉप हो गया 15% पे 2016 में और 48% तक
2024 में प्राइस वोलेटिलिटी होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है। अब ये वाला आर्टिकल देखेंगे हम आर्टिक टुंड्रा के रिलेटेड। देखिए आर्टिक टुंड्रा के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, आर्टिक टुंड्रा है ना जो, वो माना गया है कि कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन है और कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब यहाँ पे कार्बन स्टोर भी किया जा सकता है आर्टिक टुंड्रा में। ठीक है, तो कार्बन सिंक के लिए भी यूज होता है, कार्बन स्टोरेज के लिए भी यूज होता है। इसमें कुछ टर्म है जैसे परमाफ्रोस्ट, जिसको हम परमानेंटली फ्रोजन सॉइल कहते हैं। कई बार तो हमें पता ही नहीं होता, परमाफ्रोस्ट बोल दिया, क्या है ये? जो परमानेंटली फ्रोजन सॉइल्स होती हैं आर्टिक रीजन में, ठीक है, जो अपन ऊपर की तरफ देखते हैं टुंड्रा, टैगा, ठीक है, तो उस रीजन में जो कि कोल्ड रीजन होता है, उन रीजन्स में, तो उनकी क्या खासियत है और कैसे वो जो है कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे हैं, कार्बन सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। देखिए Arctic tundra has transitioned from carbon sink to a carbon emitter as confirmed by new analysis Arctic रिपोर्ट कार्ड बाय नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो आर्टिक जो है ना वो कार्बन सोर सिंक भी है, बिकॉज वो कार्बन को जो है अपने अंदर दबा के, बिकॉज जितनी बड़ी बड़ी आइस कैप्स उनके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, अगर वो मेल्ट होंगी तो क्या होगा, कार्बन बाहर निकलेगा और कार्बन एमिट होगा तो कार्बन सोर्स बन जाएंगी। बट अभी तक उसको कार्बन सिंक क्यों कहा जा रहा था, बिकॉज अपन ओशियंस है, ओशियंस को भी बहुत ज्यादा कार्बन सिंक कहा जाता है, बिकॉज ओशियंस के अंदर काफी मात्रा में जो है कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाती, जिससे हमको कम इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। बट ये जो है नई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कहा गया है कि सिंक से सोर्स की तरफ बढ़ता जा रहा है आर्टिक। ठीक है, तो देखो आर्टिक टुंड्रा क्या है, वॉस्ट ट्रीलेस बायोम है जो कि कोल्ड, ड्राई और रॉकी टेरेन है। ठीक है, टुंड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम फिनिश्ड वर्ड, जो फिनिश का वर्ड होता है टोनोट्री, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रीलेस प्लेन। ट्रीलेस प्लेन, यहाँ ट्री बहुत कम है, ना के बराबर है। परमाफ्रोस्ट को क्या कहते हैं, परमाफ्रोस्ट को इट रेफर्स टू परमानेंटली फ्रोजन सोइल, परमानेंटली फ्रोजन सोइल starting within a meter of the surface during summers, only upper layer of throws will deepen, layers remain frozen। ऊपर वाली लेयर ही डिफ्रीज होती है, अगर जब समर आता है, नीचे वाली तो फिर भी फ्रोजन रहती है, और जब विंटर जो ठंड का मौसम आता है तो ऊपर वाली लेयर भी फ्रोजन रहती है। फ्रोजन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स प्लांट रूट्स ग्रोथ एंड प्रिवेंट ट्री ग्रोथ, ट्री की ग्रोथ को जो है उनको रोकती है और ट्रीलेस लैंडस्केप को बनाती है। सोइल की कंपोजिशन क्या होती है टुंड्रा में, द टुंड्रा सोइल इज रॉकी एंड न्यूट्रिएंट पुअर ड्यू टू द लो डिकम्पोजिशन रेट्स, लो डिकम्पोजिशन रेट्स की वजह से। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आर्टिक टुंड्रा इज द नॉर्दर्न मोस्ट बायोम, नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर। ठीक है, कवरिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ आर्टिक सर्कल अप टू पोलर आइस कैप्स। ठीक है, क्लाइमेट आप देख लेंगे, टेम्परेचर रेंज 5 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस विंटर्स तक रहता है, तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर जो है एरिया इसे माना गया है। और हम जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या है, लाइकन्स और मोसिस। देखिए जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था पीवाईक्यू, लाइकन्स और मोस, वेजिटेशन प्रीडोमिनेटली जो होते हैं कोल्ड क्लाइमेट शॉर्ट ग्रोइंग सीजंस के लिए होती हैं। मोसिस देखिए, मोस और लाइकन, मोस और लाइकन आप सभी को पता होगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली लोगों को पता होता है मोसिस और लाइकन, बिकॉज इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं और इसके बारे में डिस्कशन इस तरह से होता है, बिकॉज ये बेयर रॉक पे भी ग्रो हो जाते हैं, बेयर रॉक। ठीक है, इनको कोई सोइल की जरूरत नहीं है, कोई पानी की जरूरत नहीं है, बेयर रॉक एक पत्थर से भी स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम इकोलॉजिकल सेक्सेशन पढ़ते हैं ना, इकोलॉजिकल सेक्सेशन की कैसे कैसे प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो नाम आता है वो लाइकन और मोसिस का आता है, बिकॉज ये बेयर रॉक से भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो वेट अ सेकंड। ठीक है, आर्टिक टुंड्रा इज अ कार्बन सिंक डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, आर्टिक टुंड्रा इज अ सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक ड्यू टू accumulation ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन पीट, जो कि डिकेड मोस होते हैं आपके, और ह्यूमस। Throwing permafrost, rising temperature activates microbes, breaking down the organic matter and releasing CO2 and CH4। अब जो कि टेम्परेचर जब बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, उससे क्या रिलीज हो रहा है, CO2 और CH4। अब अपनी ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आता है, CO2 CH4 दोनों के दोनों आते हैं। CH4 तो अपना जो कि अपने लाइव स्टॉक होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो कि पशु होते हैं, जिनसे जैसे आपका गाय हो गया, ठीक है, उसके अलावा बफेलो हो गया, काऊ हो गया, उसके अलावा जो भी एनिमल रियरिंग होते हैं उनसे। राइस एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन एमिशन का, जो अपना यूपीएससी में भी पीवाईक्यू आया हुआ था, राइस इज द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन इन इंडिया। एंड वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो टेम्परेचर ट्रेंड क्या है, आर्टिक इज वार्मिंग 4 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। आर्टिक जो है ना वो गर्म हो रहा है ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज्यादा तेज, 4 टाइम्स फास्ट, 4 गुना ज्यादा तेज जो है गर्म हो रहा है आर्टिक। ठीक है, तो कार्बन ट्रेंड से CO2 के एमिशंस अपन देख सकते हैं 6 बिलियन टन के आसपास और 40.6 बिलियन टन 2023 में। ठीक है, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, देखते हैं आगे, चलिए।
बैगा ट्राइब जो है अपना जोआदिया बाई, इसमें आपको 2 ही फैक्ट याद कर रखने हैं। ये लाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको ये चीजें पता हो कि भाई पद्मश्री जो इन्हें मिला था, जोधिया बाई जो थी अपनी बैगा ट्राइबल आर्टिस्ट थी और उन्हें पद्मश्री मिला था, पद्मश्री, ठीक है। और ये वन ऑफ द बैगा ट्राइब जो है वो पीवीटीजीज के अंदर आती है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो आपके होते हैं उनके अंडर। दे प्राइमरी रिसाइड कहां करती है, मेनली छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। लाइवलीहुड के लिए क्या क्या यूज होता है, लाइवलीहुड के लिए जो सेमी नॉर्मेडिक है, स्लैश एंड बर्ड कल्टीवेशन का यूज करते हैं। टैटूइंग जो है उनके कल्चर में है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे टैटूज बना लेते हैं ये लोग एज ग्रुप के हिसाब से। महुआ ट्रीज जो है वो फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड इंटॉक्सिकेंट्स बनाने के लिए, जो कि आपके मदिरा पान वगैरह उन सब चीजों के लिए होते हैं, और एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट एंड कल्चर, ठीक है। बहुआ बैम्बू, बैम्बू के बारे में वाइटल सोर्स है जो डेली लाइफ के लिए यूज किया जाता है, हैबिटेट्स हैं। उसके अलावा जोधिया बाई, जोधिया जो बाई है उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो इंपॉर्टेंट, वो देख लेंगे। जोधिया बाई वाज पाइवटल इन ब्रिंगिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू बैगा ट्राइबल आर्ट। शी वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री 2023 में उन्हें पद्मश्री मिला था, एंड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। हर आर्ट वर्क विच पोर्ट्रेज बैगा ट्राइबल कल्चर कैनवास हैज बीन एग्जिबिटेड इन मल्टीपल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये अपना लास्ट आर्टिकल है आज का, जो कि है डबलिंग द फार्मर इनकम, ठीक है। डबलिंग फार्मर इनकम के रिगार्डिंग अपना जो है आर्टिकल है लास्ट। दिस आर्टिकल डिस्कसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसमें कुछ स्कीम्स देखेंगे अपन, सबसे इंपॉर्टेंट वो स्कीम्स है ना, आपको ऐसे कैसे याद कर लेना है, बिकॉज वो स्कीम्स आपको पता है कब काम आएंगे, सबसे ज्यादा जब काम आएंगे जब कोई आंसर लिख रहे होगे जिसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड आर्टिकल होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, या फिर आपका जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब फार्मर इनकम बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तब वो बिकेगा ज्यादा, उसके लिए बेचने के लिए क्या, मार्केटिंग ट्रिक्स ज्यादा, मार्केटिंग कैसे करें, जो प्रोड्यूस किया गया फार्मर्स के द्वारा, जिसके लिए अपना ई नैम पोर्टल आता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आता है, ठीक है। और जो है सोयल हेल्थ कार्ड बनवाए जा रहे हैं जो किसान है उनके लिए। उसके अलावा पीएम कृषि सिंचाई योजना आती है जिससे इरिगेशन में उनको टेंशन ना हो, ठीक है। पीएम कुसुम हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि अपना पीवाईक्यू की क्लास थी, उसमें देखा था पीएम कुसुम स्कीम। वो कुसुम स्कीम किसके लिए थी, सोलर पंप्स लगवा रहे हैं हम, जो कि हमारे किसान है, जिसमें 60% उनको सब्सिडी मिलेगी, 30% उनको लोन मिलेगा, उनको सिर्फ 10% देना है सोलर पंप्स लगवाने के लिए, और उनका जो है इरिगेशन सोलर पंप्स के थ्रू हो जाएगा, जिससे एमिशन भी कम होगा और उनको नए नए पंप्स के लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्कीम्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं जब भी आप लिख रहे हैं डबलिंग फार्मर इनकम। फार्मर इनकम को डबल करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम जो है प्रायोरिटी लिंक्ड इंसेंटिव्स देते हैं पीएलआई स्कीम्स के थ्रू, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कि अपन ने अभी अभी डिस्कस किया था, मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू, जिसमें सारे के सारे फार्मर्स हैं उनका मार्केट प्लेस में लिस्टेड हो। तो आप फटाफट देख लेंगे, अपन ने मेजर मेजर चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब अपन आर्टिकल को देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। आर्टिकल गवर्नमेंट इंडिया एफर्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू वेरियस स्कीम्स, इट हाईलाइट्स बजटरी एलोकेशन की प्रोग्राम इनिशिएटिव लाइक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो बनाया गया है। एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, पीवाईक्यू पूछा गया है, पीवाईक्यू पूछा गया है। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर है आपका स्टेट सब्जेक्ट दोस्तों, स्टेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। की स्ट्रेटजीज फॉर फार्मर्स वेलफेयर, इंक्रीज फार्मिंग इनकम स्ट्रेटजीज, इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिक्रीज करो, प्रमोट करो, डाइवर्सिफाई करो, और क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्ट करो, कंपनसेट लॉसेस को कंपनसेट करो। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है ना, ये आपको एक बार वापस रीड कर लेना है, और अगर आपके पास कोई नोटबुक हो तो उसमें आप इसे नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक दो ही लाइन में पूरा का पूरा क्रक्स है, जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फार्मर्स के रिलेटेड, ठीक है। आगे चलेंगे, ये अपनी स्कीम्स आ जाती हैं, इन्हें देखेंगे अब स्कीम्स को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो स्कीम आ जाती है अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, हमने देखा था। अब स्कीम पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मेंस के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकता है बहुत ज्यादा, और ये ऐसे कैसे पॉइंट है जो आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे कैसे आप याद करके लिखे आएंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ठीक है, पेंशन स्कीम है, जो पेंशन स्कीम है आपके फार्मर्स के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो कि आप फसल का बीमा करवा सकते हैं, ताकि आपके जो क्रॉप लॉसेस हैं वो कवर हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए उनका, क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स के लिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, जो कि कलेक्टिव फार्मिंग के लिए यूज हो सकते हैं एफपीओ। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर,
जो कि आपके पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी फोकस ऑन हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट्स, ठीक है। सोयल हेल्थ कार्ड्स, जिससे सोयल हेल्थ मॉनिटर हो जाए, फार्मर्स की सोयल हेल्थ मॉनिटर हो पाए मेनली। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है लॉन्च क्यों किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो थे ना उनको एड्रेस करने के लिए कि भाई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ ताकि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। फंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट सबवेंशन, क्रेडिट गारंटीज। की प्रोजेक्ट क्या क्या है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, सोर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स हैं और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं वो। तो इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर हैज डॉक्यूमेंटेड सक्सेस स्टोरीज ऑफ 75,000 फार्मर्स हु हैव डबल्ड देयर इनकम थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, ठीक है। तो यूपीएससी मेंस में पीवाई की पूछा गया था, अब आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपने काफी चीजें डिस्कस कर ली। क्वेश्चन क्या है, गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर of nature, discuss the need for crop insurance, bringing out the salient features of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए ये थी अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें इंश्योरेंस कवर हो रहा था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली एक स्कीम के बारे में। अब जैसे ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है कि फार्मर्स की इनकम कैसे डबल करें, जो कि एक मेजर मुद्दा बना हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो है आपके क्वेश्चंस, इससे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं सारे के सारे। मार्केटिंग से पूछ लेगा तो आप प्रोडक्शन के से भी उसको लिंक कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी उस चीज की मार्केटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा जो सोइल हेल्थ कार्ड है आप टेक्निकल एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपका बहुत ज्यादा काम देगा। तो ये सारे अपने चीजें डिस्कस कर ली हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपन ने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। इसी के साथ अपन अपनी एक्टिव रिकॉल की शीट्स जो है वो फिलअप कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद अपन अपने लेक्चर को एंड करेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पर, एक्टिव रिकॉल पर, ठीक है। चलिए इसे आप सभी फिल करेंगे, आपके सामने है शीट, इस शीट को आप फटाफट से फिल कर देंगे सभी का सभी। उसके बाद आपकी ये शीट है, ठीक है, उसके बाद आपकी ये शीट है। अपन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर तीनों की तीनों शीट्स को फिलअप कर लेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आयुषेन स्टेटस क्या है ओलिव रेडली टर्टल्स का, आयुषेन स्टेटस है वल्नरेबल, वीयू लिख रहा हूं खाली। अदर नेम क्या है, एरेबिडास। एरेबिडास नेम के किस वजह से, एरेबिडास किस चीज के लिए यूज होता है, मास नेस्टिंग के लिए, मास नेस्टिंग वाई में आ जाएगा, मास नेस्टिंग, मास नेस्टिंग के लिए आपका, ठीक है। जलवाहक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और नेशनल वाटरवे कौन कौन सा कवर होगा, नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2 एंड 16, 1, 2 और 16 आपका कवर होगा, ठीक है। रिम्बर्समेंट कितना मिल जाएगा, 35% के आसपास का आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। जो एल नीनो है फेज किसका है, एनसो का। एनसो क्या है, एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन, ठीक है। एल नीनो का इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है, वार्म, नॉर्मल से ज्यादा गर्म और ड्रॉट लाइक कंडीशन, रेनफॉल कम, रेनफॉल कम, ठीक है। इसमें रेनफॉल ज्यादा, लानीना में क्या रेनफॉल इंक्रीज, रेनफॉल इंक्रीज कहां से, नॉर्मल से ज्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर भी नॉर्मल से ज्यादा। आई होप ये सारा आपको अपनी शीट कंप्लीट हो चुकी है, आगे चलेंगे। स्लाइनेक्स किस किस के बीच में होती है, अपन ने देखा था इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। ये कहां हो रही है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। कहां हो रही है, विशाखापट्टनम में। इस पे पीवाईक्यू भी देखा था अपन ने, मित्र शक्ति का, मित्र शक्ति किसके बीच में होती थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही। माइनॉरिटी राइट्स आर्टिकल 29 किस चीज के लिए है, प्रिजर्व कल्चर, हेरिटेज, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी प्रिवेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश्ड। क्या आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स किस किस के लिए टॉक्सिक होते हैं आपके, ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस प्लस एनिमल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। अब आप देखिए
ये गंगेश रिवर डॉल्फिन आयुसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। आयुसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। EN। साइट के कौन से अपेंडिक्स में? 1 में। WPA कौन से अपेंडिक्स में? 1 में। ठीक है। इंडिया का सिग्निफिकेंस कैसा भाई? इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है। अब चलेंगे आगे। चलिए ये 2 और 3 और हमारे बच गए हैं, उन्हें भी फटाफट से फिलअप कर लेंगे। ओपेक प्लस कंट्रीज हैं जो कि आपको एक बार ग्लेंस करना है। क्या ग्लेंस करना है? कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, और ओपेक प्लस के भी याद नहीं करने हैं, बस ग्लेंस करने पड़ने। एक बार इंडिया मेंबर है? नो, इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर नहीं है। रीजन क्या था? यूएस ने ऑयल प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया था उस वजह से। परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमानेंटली फ्रोजन सोइल। परमानेंटली फ्रोजन सोइल। ठीक है। मोसिस लाइकेंस क्या है आपके? ग्रो ऑन बेयर रॉक। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसकी फर्स्ट स्टेज में जो आते हैं। ठीक है। बैगा ट्राइब क्या है? पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज हैं। पीवीटीजीज हैं। जोधिया बाई को कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है। उन्होंने बैगा ट्राइब के आर्ट को जो है फैलाने में बहुत ज्यादा मदद करी थी। ठीक है। तो इसी के साथ अपना पूरा का पूरा जो है न्यूज एनालिसिस खत्म होता है आज का। तो अपन ने जो कवर किया है उसके लास्ट में आई होप आप सभी को समझ आया होगा और आप सभी ने एक्टिव रिकॉल शीट्स भी भर ली होंगी। इससे हमने याद कर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं आरएस फिल्म का जो 100% बैच हमारा चल रहा है उसमें सब कुछ इंटायरली कवर किया जा रहा है, जिसमें आपकी क्रोनोलॉजी कवर है, आपके पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे कवर है, और जो कि आपके टेस्ट सीरीज के लिए बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन किया गया। आपको बहुत अच्छी तरह टेस्ट करवाए जाएंगे इसमें, और आप टेस्ट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी कवर होगी। तो 100% सिलेबस कवरेज होगा। तो आई होप कि आप सभी इस बैच की तरफ सोचेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है जो भी हमारे साथ ही आरएस की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।